ओके, नमस्कार फ्रेंड्स। तो हम लोग एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, आपका टीयर 1 सीजीएल का और 10+2 वाला अगस्त में है। 4 अगस्त से 10+2 है और 12 से आई थिंक सीजीएल है। तो उन दोनों के लिए मैंने वर्क करके पूरी एक सीट तैयार कर लिया है। जो 19 और 20 वाले सीजीएल 19, सीपीओ 19, सीपीओ 2020 और सीएचएसएल 2019 और मेंस का भी सीजीएल 19 और मेंस का सीजीएल 18। ये इतने जो लेटेस्ट में हुए हैं सारे पेपर्स, उनके सारे हम लोग क्या देख लेंगे कि सारा स्पॉटिंग एरर एक साथ, इसी तरह सारा फिल इन द ब्लैंक्स और सब इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस एक साथ एक लेक्चर में कोशिश करके मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिससे कि आपको पूरा जो भी 1-2-3 घंटे का लेक्चर रहे, जैसा रहेगा, टाइम देख लेंगे कितना लगता है बताने में, तो आपको एक पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाए रिवीजन के लिए, कि आप देख पाए कि ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से एसएससी पूछ रही है। और इंग्लिश में 90%, ग्रामर के पॉइंट्स तो सारे 100% आप मान लो सब रिपीट ही होते हैं। जितने आप प्रीवियस 2-3 सालों के आप देख डालो, 18-19, 17 का भी ले लो, या 17-18-19, या अगर 20 का पेपर हुआ कोई तो 20 भी ले लो। तो मतलब ये 2-3 सालों का अगर हम लोग देख लें तो ये पूरा का पूरा आप आने वाले एग्जाम में आप मान कर चलो कि सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पॉइंट्स वही रहेंगे। ठीक है, तो समझने की जरूरत है। आप आराम से सारा पॉइंट्स देखते हुए चलो। जहां कोई कंफ्यूजन हो, पॉइंट हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे आए जो आपको ना पता हो, तो वो आप नोट कर लेना, और जो पॉइंट्स आपको पता हो तो वो वीडियो देखते हुए आप चलते रहना कि ठीक है, पॉइंट आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कॉपी में नोट कर लेना, और एग्जाम के दिन आप एक बार और उसको देख के चले जाना। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके शुरू करता हूं लेक्चर। तो ये अब पहले हम लोग स्पॉटिंग एरर जितने भी हैं लेटेस्ट के सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो उस क्रम में सबसे पहले मैंने सीजीएल 2019 का ये लिया हुआ है क्वेश्चन। सीजीएल 2019 टीयर 1 का है। अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप। जब भी आप स्पॉटिंग एरर करेंगे, देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट आप जरूर करा लो। जैसे यहां सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ द बॉयज है, सब्जेक्ट 1 है। अब आप वर्ब से मैच कराओ, हैव बीन सेलेक्टेड। तमाम लड़कों में से एक लड़का सेलेक्ट हुआ, ये गलत है। ठीक है, बहुत सिंपल गलती, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर था आपका। ठीक है, देखते चलो आप। ठीक है जहां जाएगा। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन अगला लेते हैं। इफ a few drops of lemon are put in the milk, it has turned sour। तो कड़वा हो जाता है, मतलब दूध बेकार हो जाता है अगर आप उसमें लेमन डालते हैं। अब लेकिन आप देखो, कंडीशनल सेंटेंस लिखा है, किससे पता चला, इफ से। अब कंडीशनल सेंटेंस में ये लिखा है आपका प्रेजेंट में कि अगर आप कुछ ड्रॉप लेमन का डाल देते हैं दूध में। अब ये देखोगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट। ये गलत भाव दे रहा है। आप हिंदी एक बार पढ़ो, क्या आएगा कि अगर आप लेमन डालते हैं, लेमन डालते हैं मिल्क में, तो इट हैज टर्न्ड सोर, तो ये कड़वा बन चुका है। कड़वा बन चुका है नहीं, कड़वा हो जाता है। ये दोनों जो कंडीशन से लिखा गया है वाक्य, ये एक जनरल ट्रुथ बता रहा है। ठीक है, जनरल ट्रुथ बता रहा है। इसको हम लोग बोल देते हैं जीरो कंडीशनल। क्या बोल देते हैं, जीरो कंडीशनल।
जीरो कंडीशनल बोल देते हैं कि ऐसे कंडीशन, जैसे अगर दूध में नींबू डाला जाए तो दूध फट जाता है, दूध बेकार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का, जैसे आप कुछ बहुत तमाम चीजें रहती हैं, अगर आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हो तो पानी उबलने लगता है। तो ये जो आप कंडीशन डाल रहे हैं, इसको दोनों को प्रेजेंट में रखा जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली कोई हैबिचुअल एक्शन या यूं समझो कि यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है, ठीक है, फैक्ट बताता है। इसलिए हम लोग इसको भी प्रेजेंट में और इसको भी प्रेजेंट में रखते हैं। इसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल, मतलब दोनों वाक्य किस में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, ठीक है। अब आप कंडीशनल वाक्य पूरा जान लो। आप फर्स्ट, मतलब मैं पूरा यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। मतलब इतने कंडीशनल होते हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, ये आपको जानना चाहिए। इन कंडीशनल से सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। तो जीरो कंडीशनल वो है जिसमें प्रेजेंट में रहता है। फर्स्ट कंडीशनल वो है कि जिसमें एक प्रेजेंट में और अगला फ्यूचर की तरफ जाता है। जैसे अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये फर्स्ट कंडीशनल बोलते हैं। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, सेकंड कंडीशनल। सेकंड से आप इसको याद कर सकते हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, आसान होता है याद करना। सेकंड मतलब सेकंड, सेकंड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वुड की जगह आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, कुड, माइट, ये सब आ सकता है। अच्छा, थर्ड कंडीशनल में आपका हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये भी याद करना आसान है। थर्ड वाले में क्रिया का थर्ड फॉर्म, इसमें पास्ट परफेक्ट होता है और इधर क्या हो जाता है आपका, वुड हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म। यहां क्या हो जाता है, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल हमने बता दिया, एक प्रेजेंट में एक उधर फ्यूचर की तरफ जाता है। जीरो में दोनों प्रेजेंट में होता है। बाकी डिटेल वीडियो आप पढ़ा हुआ है चैनल पे, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या समस्या थी कि अगर आप लेमन डालते हो मिल्क में तो दूध कड़वा हो जाता है, तो इट टर्न्स श्योर, तो ये कड़वा हो जाता है। ये भी प्रेजेंट में और ये भी प्रेजेंट में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ द अदर मिनिस्टर्स। अब आप देखोगे अलोंग विथ का यूज किया है, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एज वेल एज, बिसाइड्स, ये जितने आपके होते हैं इसमें सब्जेक्ट डिसाइडिंग कौन होता है, पहले वाला नाउन होता है। इसमें सब्जेक्ट आपका प्राइम मिनिस्टर है। ये हैव आपका गलत है, क्या है, हैज हो जाएगा। ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, टेंस में गलती है, टाइम एंड टेंस मिसमैच है। जैसे जब मैं 5 साल का था, ये समय बता रहा है, इसने समय दे दिया जब मैं 5 साल का था। ये तो आप बदल नहीं सकते, ये तो दिया जब मैं 5 साल का था तब मैं तैर सकता था। ये कैन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि समय पास्ट का दिया है, आप कैन को कुड कर देंगे, ठीक है। एवरीथिंग दैट आई लाइक, ये एवरीथिंग की विशेषता लिख रहा है। आई लाइक टू ईट, ये रिलेटिव प्रोनाउन से इसकी विशेषता लिखा है। एवरीथिंग आर, अब एवरीथिंग, एनीथिंग आप जानते हैं, ईच, एवरी, एनी, ये सब क्या होता है, सिंगुलर। अब यहां पर पड़ेगा इज, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से, तो आप देख सकते हो कि आपको थोड़ी सी और जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन वाला कि एवरीथिंग की विशेषता लिखा है, इतना अगर आप पकड़ ले गए, इसको घेर ले गए कि ये यहां से यहां तक ये आपका विशेषता लिखा था। अब वर्ब इसका कहां आ रहा है, यहां पर आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ता हूं। ये देखो अगला क्वेश्चन,
वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी। हमारी बड़ी लंबी बातचीत चली। हैड मतलब यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ मेन वर्ब है। हम लोग बड़ा लंबा डिस्कशन किए कॉफी पीने के दौरान, कॉफी के दौरान। तो ये जो एट है ना, ये लोकेशन बताता है, और आपको क्या डालना है, कॉफी पीने के दौरान, कॉफी के दौरान हम लोग डिस्कशन किए। कब डिस्कशन किए? जब कॉफी पी रहे थे उसी दौरान हमारी बड़ी लंबी बातचीत हुई। तो ये जो दौरान वाला भाव होता है ना, ये प्रीपोजिशन किससे जाता? ओवर से। ओवर अ कप ऑफ कॉफी, ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नोट कर लेना, ये मुझे लगता है कई लोगों के लिए नया रहता है कि ओवर से आप वो ड्यूरिंग वाला भाव डालते हैं। ओवर अ कप ऑफ कॉफी मतलब कॉफी के दौरान, ठीक है। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। अब देखो, वन ऑफ पे गलती बहुत भरपूर मात्रा में आता है। वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद यहां जो नाउन मिलता है वो आप जानते हैं किस में रहता है? प्लूरल में। ना जान रहे हो तो नोट कर लेना, वन ऑफ के बाद जब भी आपको नाउन डालना है ये प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज गलत है, यहां हो जाएगा कॉलेज। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। द बॉय हुइच स्टोल द मनी, आप यहीं पे गलती आपको दिख गई, रिलेटिव प्रोनाउन से इसकी विशेषता लिखा था बॉय की, लेकिन हुइच से पर्सन के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन हुइच नहीं डालते, पर्सन के लिए आप क्या डालते हैं? हु। कोई निर्जीव चीज हो या कोई जानवर हो उसके लिए आप क्या डालते हैं? हुइच। कुछ स्पेशल केसेज में दैट भी पड़ता है, हुइच और दैट एक तरह से चलते हैं। कुछ स्पेशल केसेज में हु के लिए भी, पर्सन के लिए भी दैट आता है, वो अलग से रिलेटिव प्रोनाउन में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारा चीज एक साथ डिस्कस नहीं हो सकता। आप अभी इतना समझें कि ये पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? हु। सब्जेक्टिव केस में हु, ऑब्जेक्टिव केस में हुम। तो यहां गलती क्या थी? व्हिच में गलती थी। कहां गया व्हिच? ये गलत था आपका, ये गलत था, ये हो जाएगा हु स्टोल द मनी। When I reached the cinema hall, the movie had already begun. टेंस की गलती है, टेंस के स्ट्रक्चर में गलती है। जब मैं सिनेमा घर पहुंचा तो मूवी शुरू हो चुका था। टेंस सही लगाया है, लेकिन टेंस में ये वर्ब का फॉर्म गलत है। फिर से आप देखो, जब मैं सिनेमा घर पहुंचा, आप कब पहुंचे? पास्ट में। आप कब पहुंचे सिनेमा घर? पास्ट में, तो इसको आपने पास्ट इंडेफिनिट डाल दिया। और जब आप पहुंचे हैं उसके पहले ही मूवी शुरू हो चुका था। इस पास्ट का भी ये पास्ट है, इसका मतलब इसको पढ़ना चाहिए था पास्ट परफेक्ट में, जो कि लिखने की कोशिश किया गया है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन गलती बिगैन में है, क्योंकि जो फॉर्म चलता है बिगिन का, बिगिन, बिगैन और बिगन चलता है। तो ये गलती हैड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लगाया, गलती यहां पर थी। यहां क्या हो जाएगा आपका? बिगन हो जाएगा। जब हम लोग क्लासरूम में सिनेमा हॉल पहुंचे, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन, ठीक है। दोज, दोज की विशेषता हु, क्योंकि ये कोई पर्सन के लिए ही आया होगा, एकदम सही लिखा है। हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन, ये विशेषता हो गई। अब आप देखोगे, अब दोज से जैसे कनेक्ट करोगे, इज गलत हो गया, आर होना चाहिए था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती फिर से आ गई। मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो विशेषता बतलाता है उसको आप ध्यान से एक बॉक्स में करो पहले, और फिर वर्ब को मैच कराओ, गलती दिख जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दीपा वॉक्ड डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबॉडी। प्रीपोजिशन का गलती है, लुक एट लेता है, बहुत कॉमन चीज है, लुक एट समबॉडी होता है। इसी तरह एक बहुत कॉमन ये आता है, स्पीक टू समबॉडी होता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे आते रहते हैं। लुक एट समबॉडी, स्पीक टू समबॉडी। ठीक है, लाफ भी एट लेता है, लाफ एट समबॉडी, किसी के ऊपर। अब लुक से मिलता जुलता सुनानी में आता गेज, घूरना, ये क्या लेगा, एट लेगा। ठीक है, एक स्माइल पे ध्यान रखना है, जब स्माइल एट समबॉडी तो करेंगे, लेकिन जब किस्मत मुस्कुराती है, क्या मुस्कुराती है, किस्मत, फेट, फेट स्माइल्ड, तब ये ऑन लगा देते हैं आप। किस्मत किसी के ऊपर मेहरबान होती है, स्माइल्ड ऑन हर, किस्मत उसके ऊपर मेहरबान हो गई। ठीक है, तो आप स्माइल के साथ वहां पर ऑन लगा देते हैं। अदरवाइज बाकी और केसेज में जैसे लाफ है वैसे स्माइल है। नॉर्मल केसेज में ये क्या लेते हैं, एट समबॉडी, स्माइल एट समबॉडी। लेकिन किस्मत मुस्कुराएगी तो बहुत खास प्रीपोजिशन ऑन लगाना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, आता रहता है, आप उस पर भी ध्यान देंगे। आगे बढ़ रहा हूं, तो यहां क्या गलती थी, लुकिंग एट एनीबॉडी प्रीपोजिशन का। आई एम बिलीविंग, ये टेंस की गलती है, तो इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें ये बिलीव भी है। बिलीव को आप कॉन्टिन्यूअस में डाल नहीं सकते, भाव अच्छा नहीं आता उसमें। जैसे आई एम बिलीविंग, मैं बिलीव कर रहा हूं, ये जैसे लग रहा है टेम्पोरी भाव, कॉन्टिन्यूअस में टेम्पोरी आता है। जबकि बिलीव, जैसे मैं बिलीव करता हूं, तो ये परमानेंट जो आपकी फीलिंग होती है ना, ये परमानेंट भाव दर्शाती है, तो इसलिए इसको कभी कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते। अब ऐसे वर्ब्स की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कि जिनको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते यूज। अब उसके लिए मैंने आपको एक बना के लेके आ गया हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लिस्ट ऑफ वर्ब्स नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेज, परसेप्शन। ठीक है, आप देख लेना, ये याद होना चाहिए आपको हर हाल में। अब मैं इस पे बहुत एक्सप्लेनेशन करने नहीं चल रहा हूं क्योंकि टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर ये इमोशन वाले हैं, ठीक है, और फिर इसके नीचे मैं चल रहा हूं कि वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, कुछ ये सोचने समझने वाली प्रक्रिया है, ये भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाता। और कोई चीज रखने वाला जो होता वो भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाता। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर इनकी मीनिंग बदल जाती है तो कॉन्टिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग अ कंप्यूटर, ये गलत है, मेरे पास कंप्यूटर है। जब रखने वाला भाव है कोई चीज, पॉसेस करने वाला, रखने वाला, ये आप कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज है तो वो परमानेंट वाला भाव देना चाहिए। जैसे आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है, ठीक है, तो ये भाव डाल, आई एम हैविंग अ हाउस, ऐसा भाव लगेगा कि जैसे आपके पास वो टेम्पोररी तौर पर घर है कुछ सेकंडों के लिए, वो गलत भाव देता है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस में गलत है। लेकिन आप ये देखो, आई एम हैविंग लंच, देखो ये गलत है, क्योंकि हैव को आप कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज कर सकते। लेकिन आई एम हैविंग लंच ये सही है, क्यों? क्योंकि यहां हैव की मीनिंग बदल गई। अगर मीनिंग बदल जाए तो शब्द ही खत्म हो गया, तो आपका हैव रह ही नहीं गया। अब यहां पर हैव मतलब क्या आ रहा, ईट, खाना। आई एम हैविंग लंच मतलब मैं लंच ले रहा हूं, लंच कर रहा हूं। यहां हैव का मीनिंग बदल गया, इसलिए आप इसको यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बेहतर होगा कि लेक्चर देख लें
एक बार टेंस का, यहाँ पर अगर आपको दिक्कत है क्योंकि ये थोड़ा डिटेल है, काफी टाइम लगेगा बताने में, इसलिए मैं फिलहाल बस इतना आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन सब वर्ड, इन सब शब्दों पर पकड़ बना लो कि इनको कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, बशर्ते कि जब इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई एम बिलीविंग तो होगा आई बिलीव। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से मैं बना के लाया हूं, एक एक शब्द खोज कर कि कोई छूटे ना, जितने इंपॉर्टेंट है सारे कवर हो जाएं इसमें। ठीक है, ये भी मैंने एक वो कर दिया आपको कि आप कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ता हूं। अब अगला क्वेश्चन, नो सूनर डिड वी रिसीव। अब नो सूनर के केस में दो ग्रामर पॉइंट्स होते हैं कि नो सूनर आने पर आपका पहली बात तो इन्वर्जन लगता है, जो कि यहां लगा है, एकदम सही है, इन्वर्जन लगा है। अगली बात क्या देखनी है, पहला पॉइंट आप देखेंगे, अगर नो सूनर मिला तो सेंटेंस में इन्वर्जन लगना चाहिए। दूसरा, कब इन्वर्जन लगेगा, जब नो सूनर से वाक्य शुरू होगा। ध्यान देना, जब नो सूनर से वाक्य शुरू होगा तो इन्वर्जन लगेगा। अब वाक्य के बीच में रहेगा तो इन्वर्जन नहीं लगा सकते आप ना, शुरू में अगर रहेगा तो इन्वर्जन लगेगा। दूसरा बात कि नो सूनर के साथ किसका प्रयोग होगा, देन का प्रयोग होगा। पहला पॉइंट तो सही है, दूसरा पॉइंट पे गलती मिल गया, यहां व्हेन लगा है। ठीक है, तो नो सूनर के बाद आपका देन लगना चाहिए। माई ब्रदर, ब्रदर की विशेषता हु लिव इन दिल्ली, इसको ठीक है ऐसे कर दो। हैज रिटन मी अ लेटर, ये तो सही लिखा है, लेकिन ध्यान देना है, ये जो विशेषता लिखा है यहां भी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराना है। हु तो सही लिखा है, हु तो पास हो गया आपने उसमें, ये तो सही है, लेकिन क्या लिव, लिव किसके लिए पड़ा है, ये माई ब्रदर के लिए ही तो आपने डाला है। रिलेटिव प्रोनाउन से इस हु से किसकी विशेषता बताई जा रही है, माई ब्रदर की। अब ये लिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिव्स। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती थी। ठीक है, मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इनग्रास इन, ये वर्ब की गलती है, आप ऐसे समझो, ये इनग्रास एडजेक्टिव की तरह अगर आपको यूज करना, इज इनग्रास नहीं होगा। देखो, इज इनग्रास नहीं होगा, क्या होना चाहिए, इज इनग्रास्ड। मॉडर्न मैन इज इनग्रास्ड, मॉडर्न मैन बहुत ज्यादा खोया हुआ है, बहुत ज्यादा लिप्त है। ये इन लेता है, इनग्रास्ड इन मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा लिप्त रहना। ठीक है, इनग्रास्ड आता, इनग्रास नहीं आता। ठीक है, इज इनग्रास्ड। इसी तरह देखो आता एब्जॉर्ब्ड, इनग्रास्ड, और ये किसी चीज में आप लिप्त जब रहते हैं इन लेता है, चाहे इन्वॉल्व ले लो, इंडल्ज ले लो, इनग्रास्ड ले लो, एब्जॉर्ब्ड ले लो, पार्टिसिपेट ले लो, टेक पार्ट इन ले लो, कोई भी आप ले लो जिसमें आप शामिल होते हैं, लिप्त होते हैं, वो क्या लेता है, इन लेता है। ठीक है, इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आप बस सुन लो एक बार। देखो, किसी चीज में आप जब शामिल होते हैं, लिप्त होते हैं, हमेशा इन लेगा। इन्वॉल्व इन, इंडल्ज गलत काम में शामिल होने के लिए आता है अक्सर, इंडल्ज इन, इन्वॉल्व इन, पार्टिसिपेट इन, टेक पार्ट इन। ठीक है, और ये हो गया आपका इनग्रास्ड, एब्जॉर्ब्ड, और एक पार्टेक आता है। एक क्या आता है, पार्टेक। पार्टेक दो प्रीपोजिशन लेता है। अगर खाने पीने की चीज में हिस्सा लेते हैं तो ऑफ, क्या लेगा, ऑफ, और किसी अन्य चीज में हिस्सा लेंगे तो इन। ये ऑफ कैसे याद रखेंगे, लड्डू, पार्टेक दो प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ और इन। ये लड्डू वाला कब होगा, खाने पीने की चीज में हिस्सा लेंगे तो लड्डू वाला प्रीपोजिशन ऑफ, और दूसरे चीज में हिस्सा लेंगे तो इन। जैसे किसी गेम में हिस्सा ले रहे हैं तो पार्टेक इन आएगा। अगर भंडारा में किसी भोजन में हिस्सा ले रहे हैं तो पार्टेक ऑफ आएगा। किसी रिफ्रेशमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टेक ऑफ आएगा। ठीक है, तो ये है।
आगे बढ़ता हूं, ये सारा कवर हो गया आपका, काफी मैंने बता दिया इसमें डिटेल। द ओल्ड मैन डाइड, अरे द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड, बहुत सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर की गलती है, डिड नॉट वांटेड नहीं होगा, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, डिड नॉट वांट हो जाएगा, स्ट्रक्चर की गलती है। आगे आते हैं, नो लीस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स, गलत हो गया। पहली बात तो ये लीस्ट नहीं आता इसमें, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कई लोग इसमें बता देंगे लेस देन, ऐसे कर देंगे, नो लेस देन, नो लेस देन 50 पार्टिसिपेंट्स, क्या ये सही हो गया, नो लेस देन 50 पार्टिसिपेंट्स, ये भी तो गलत है, पार्टिसिपेंट्स लिखा है, ये भी तो गलत है, क्योंकि ये जो लेस है ये आपका अनकाउंटेबल के लिए आता है, ठीक है। तो इसका क्या बनता है, इसका जो है बनता है, ये लिटिल का चलता है, इसका आप अगर काउंटेबल है, अगर इधर काउंटेबल नाउन है तो आप फ्यूअर करेंगे, नो फ्यूअर देन 50 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो सही यहां पर वाक्य होगा नो फ्यूअर देन, ठीक है। लेस करेंगे तो आप फिर गलत हो जाएंगे, आप सुन लो ध्यान से, लेस नहीं कर सकते क्योंकि यहां 50 लोगों की बात चल रही है, काउंटेबल है, इसलिए फ्यू का प्रयोग करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री में फ्यू का फ्यूअर हो जाएगा और लिटिल का लेस होता है। आगे आते हैं, द बोथ चिल्ड्रन, द बोथ चिल्ड्रन नहीं होता, इसमें आप जान लें स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, बोथ द चिल्ड्रन, इसमें आर्टिकल जो पड़ता है आप इसको एज इट इज उतार लेना और इसको कई बार ऐसे ही दिमाग में मन में लिख लिख के प्रैक्टिस करना, बोथ द बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन, मतलब बोथ के बाद आर्टिकल यहां रहता है, सेम पैटर्न पर, ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे, एकदम सेम पैटर्न पे चलता है, ऑल द चिल्ड्रन। जब आर्टिकल यहां लग रहा है, सपोज ऑल माई चिल्ड्रन, अब माई ऑल चिल्ड्रन नहीं होगा, ऑल माई चिल्ड्रन होगा, ऑल द बॉयज होगा, ये आर्टिकल वाली पोजीशन यहां रहती है, जहां आर्टिकल वाली रहेगी वहीं पर आप पोजेसिव भी लगा देंगे, तो आप इसको ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी छेड़ सकता, माई ऑल चिल्ड्रन, माई ऑल चिल्ड्रन नहीं होगा, ऑल माई चिल्ड्रन होगा। बस आप एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, उसे सब बन जाएगा। जैसे देखो लिखा माई ऑल फ्रेंड्स गॉट सिलेक्टेड इन द एग्जाम, तो माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होगा, ऑल माई फ्रेंड्स होगा, ठीक है। शी बिहेव्स इन अ सच अ कॉर्डियल मैनर, ठीक है। तो ये आपको सच वाला पॉइंट जानना होगा कि सच के साथ आर्टिकल कैसे लगता है, वो आल वाला भी वही आर्टिकल वाला बात था, यहां भी सच आ पर्सन, क्या लिखते हैं आप, सच आ पर्सन, देखो मैंने लिख भी दिया है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखो सच के साथ आप नाउन जोड़ते हैं और कैसे जोड़ते हैं, बीच में आर्टिकल लगता है, जैसे सच आ पर्सन, अगर आप ये लिख देंगे आ सच पर्सन, ये ग्रामर के तौर पर अगर आप देखेंगे गलत हो जाएगा, आ सच पर्सन नहीं होगा। इसी तरह सच आ बैड बॉय, मतलब सच लगेगा फिर आर्टिकल लगेगा फिर नाउन लगेगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, याद कर लेना आप। द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर, अब यहां पर देखेंगे आप कि द एक लगा है, आर्टिकल द एक लगा है और ये दोनों के लिए लगा है, फेमस ऑथर और एक्टर दोनों वही हैं, कहने का मतलब है कि फेमस ऑथर और एक्टर दोनों एक ही आदमी है, तो आर गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट है एक आदमी है, वही आदमी ऑथर भी है और वही आदमी एक्टर भी है। द फेमस ऑथर एंड एक्टर इज बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे,
ही मैरिड। अब मैरी के बारे में आप जान लें, यहां देखो लगा है ना विथ, तो मैरी जब एक्टिव में लिखते हैं, जैसे एक्टिव में जब लिखते हैं ही मैरिड सीता, तो बीच में कुछ नहीं लगता, कोई प्रीपोजिशन नहीं, डायरेक्ट आप लिख देते हैं ही मैरिड सीता। अगर इसका पैसिव लिखना चाहें तो कैसे बनेगा, सीता वाज मैरिड टू राम। जब पैसिव स्ट्रक्चर लिखते हैं तब आप वहां पर टू लगा देते हैं, ठीक है। EJMR कुछ मिल जाए तो आप आगे, मतलब EJMR वाजवर मैरिड, या कभी कभी गेट से मिलता है, गाट मैरिड, गाट वाला भी पैसिव स्ट्रक्चर होता है, सीता गाट मैरिड टू राम या सीता वाज मैरिड टू राम। तो अगर ये गाट मैरिड, वाज मैरिड ऐसा कुछ मिला तो आप टू लगाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट जोड़ देंगे। इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर कंप्राइज में चलता है। अगर कंप्राइज है तो कुछ नहीं लगाएंगे, अगर बी कंप्राइज्ड है, मतलब ये पैसिव टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखता बी कंप्राइज्ड, तो यहां पर ऑफ लगा देंगे, ठीक है। और कंप्राइज नॉर्मल रहेगा तो नो प्रीपोजिशन। अगर बी और कंप्राइज्ड आ जाए, मतलब पैसिव टाइप का स्ट्रक्चर जैसे इसमें था वाज मैरिड, वैसे बी कंप्राइज्ड आ जाए तो ऑफ लगा देते हैं। नोट कर लेना आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न्ड बैक। अब ये रिटर्न और बैक की गलती कई बार आ चुका है। रिटर्न और बैक एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि रिटर्न में ऑलरेडी बैक होता है, इसलिए ये बैक गलत है, ठीक है। द प्रेजेंट व्हाट आई बाई फॉर यू एस्टरडे। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाए हैं, आप जानते हैं अगर कोई निर्जीव चीज है उसके लिए या तो व्हिच लगाते हैं या तो दैट लगाते हैं, और अगर कोई पर्सन होता है तो उसके लिए हु लगाते हैं। ज्यादातर यही रिलेटिव प्रोनाउन में आप यूज करते हैं, बाकी हुम हो जाता, कभी कभी हु जाता वो है, लेकिन व्हाट का यूज यहां पर इस तरह नहीं आता। द प्रेजेंट चाहे दैट लगा दो चाहे व्हिच लगा दो, इन दोनों में से कोई भी चलेगा। द प्रेजेंट दैट आई बाई फॉर यू। अरे इसमें दरअसल में और भी गलती है, एस्टरडे लिखा है। पहली बात तो ये व्हाट भी हटाएंगे, द प्रेजेंट दैट आई, और बाई भी नहीं होगा, क्या होगा, बाट होगा। तो दोनों आप सही कर दें कि दोनों एक ही में होगा, वैसे उम्मीद है। देखो एक ही में है, तो इस तरह की गलतियां एसएससी देता है, कभी कभी दो गलतियां साइमल्टेनियसली है। व्हाट आई बाई तो डालेंगे दैट आई बाट, द प्रेजेंट दैट आई बाट, या व्हिच आई बाट। एज अ लिटिल चाइल्ड शी वाज अफ्रेड। अफ्रेड फ्रॉम नहीं लेता, प्रीपोजिशन में मिस्टेक है, अफ्रेड ऑफ लेता है, ठीक है। अफ्रेड ऑफ समथिंग बहुत कॉमन है, ज्यादातर लोगों को याद रहता है, तो अफ्रेड ऑफ डार्कनेस प्रीपोजिशन का मिस्टेक है। आगे चलते हैं। प्लेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अब ये देखो आ गया प्लेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। ये वर नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, वाज। अब आप एक बार जरा सा साथ में मैं आपको एक फ्लो में बता देता हूं कि जो जो अनकाउंटेबल नाउन है जिन पे वर्क करना है, जो जानते हैं आप, इस इंफॉर्मेशन से बहुत इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये अनकाउंटेबल है। जब आप किसी को एडवाइस देते हैं, ये भी लगभग जानकारी ही तो देते हैं, सलाह मतलब एक तरह की वो क्या है, इंफॉर्मेशन होता है, तो एडवाइस भी अनकाउंटेबल होता है। प्रूफ, ये जो प्रूफ होता है ये भी एक तरह का क्या होता है, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है। एविडेंस, ये एविडेंस भी एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जितने इंफॉर्मेशन, एडवाइस, प्रूफ, एविडेंस, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा सीनरी, मशीनरी,
लगेज, बगेज, इक्विपमेंट, अमुनेशन और मिसचीफ, वर्क, वर्क ज्यादातर केसेज में अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस वो जो खेती से उपज पैदा होता है, प्रोड्यूस। ट्रैफिक, ये सब एग्जाम के बिल्कुल हिट लिस्ट वाले शब्द हैं, अनकाउंटेबल नाउन वाले, ठीक है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। कूड़ा, कचरा, फिल्थ, हाँ, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट पे ध्यान देना, गलतियां इन सब पे बारीक होती हैं। ट्रैफिक, इक्विपमेंट, ये लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं। तो प्रोड्यूस जैसे मैंने चर्चा कर दिया, प्रोड्यूस आप जानते रहें। इस तरह से और भी हो सकता, मतलब होगा, लेकिन मैंने मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैंने जुबानी चर्चा कर दिया। एक ये इंफॉर्मेशन वाला है, एक वो लगेज बगेज सीनरी मशीनरी वो वाला है, इक्विपमेंट हो गया, उधर से वर्क हो गया, ठीक है, इधर प्रोड्यूस हो गया, ट्रैफिक हो गया, ठीक है। तो वो आप एक बार लिस्ट अपने आप भी देख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यार अब जिस समय अब चर्चा हो रही सारा एकदम फ्लो में ऐसा कि सब निकलता जाए, वो सामने आने पे पता चल जाता है। आप एक बार देख लेते हो, मन में कंसीडर करते हो, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, बस इसी पे आधारित होता है। आगे चलते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो आप क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। मोहित डिड नॉट वेंट, फिर वही स्ट्रक्चर की गलती, डिड नॉट गो होगा, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सीता हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस, ये क्वेश्चन एसएससी ने जाने क्यों, मतलब इसको ऐसा क्वेश्चन डाल दिया है इसने कि इसमें नो एरर का ऑप्शन भी नहीं है। ये एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, इसमें नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं थी। अब है क्या कि इसने जबरदस्ती डाल दिया, जिसने भी क्वेश्चन ये डाला है उसको इंग्लिश का जानकारी नहीं था सही, और उसने कहीं पढ़ लिया होगा कि टेस्ट फॉर समथिंग होता है, टेस्ट फॉर समथिंग उसने कहीं देखकर उसने यहां गलती बना दिया, जबकि टेस्ट फॉर समथिंग और टेस्ट इन समथिंग दोनों होता है, और जब ज्यादातर यूज टेस्ट इन समथिंग आता है, ठीक है। टेस्ट इन समथिंग मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है डांस में। और टेस्ट फॉर कब आता है, कभी कभी जब कोई खाने पीने वाली चीज होती है, खाने पीने वाली चीज प्रायः, और जैसे आप समझो कोई आदमी है, जैसे ही हैज डेवलप्ड, आप एक केस लो, जैसे ही हैज डेवलप्ड अ टेस्ट, he has developed a taste for coffee, क्या आया कि उसको कॉफी का शौक लग गया। उस डेवलप करना मतलब आदत डेवलप करने के लिए आता है, उसने डेवलप हो गया, उसके अंदर टेस्ट आ गया। टेस्ट आने का मतलब उसके शौक चढ़ गया उसको कॉफी का, ठीक है। तो ऐसे में खाने पीने वाली चीजों में अगर आप का शौक बनने लगता है तो आप टेस्ट फॉर डाल देते हैं। अन्य केसेज में जैसे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है डांस में, तो इन सही था, लेकिन अब अगर इसने सवाल दिया ही है तो क्या कर सकते हो, जबरदस्ती गलती निकालना है आपको, तो इन की जगह फार कर दो, फार आता तो इन कर देते, इन का फार, फार का इन, लेकिन कोई सही तरीका नहीं है। आप जानकारी सही रखो कि टेस्ट इन और फार दोनों लेता है। फार कब आएगा, अक्सर खाने पीने की चीजों में जब आपकी दिलचस्पी बनने लगती है तो आप फार लगा देते हैं, और बाकी और जगहों पर कोई बहुत एकदम फिक्स क्राइटेरिया होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी अन्य जगहों पर ज्यादातर आपका टेस्ट इन देखने को मिलता है। ये एकदम सही लिखा हुआ था, लेकिन अब मुझे भी गलती निकालना होता मैं भी यहीं पे मार देता, क्योंकि इसमें नो एरर दिया नहीं है इसने। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड, अब ये जो गेट वाला होता है ना, इसको आप याद रखो
कि ये पैसिव स्ट्रक्चर अगर मिले, ये गेट समथिंग डन, जैसे गेट सीता मैरिड, ठीक है, गॉट सीता मैरिड, तो गेट द लेटर अटेस्टेड, देखो यहां देखो लिखा है मैंने, यू मस्ट गेट, अब देखो यहां समबॉडी है, ध्यान देना, अगर समबॉडी रहेगा तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर में जाएगा और यहां पर क्या लेगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ऐसा कॉजेटिव वर्ब होता है गेट, जिसके बाद आप टू लगाते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाकी और जो कॉजेटिव वर्ब होते हैं जैसे कि मेक और लेट, ठीक है, बिड, हेल्प, इनके बाद क्या होता है, ये सब, ये जो कॉजेटिव वर्ब हैं, ये कॉजेटिव वर्ब होते हैं, इसमें आपका गेट भी आता है। ये कॉजेटिव वर्ब होते हैं, इनका क्या रूल होता है कि इनके बाद जब आप वर्ब लगाते हैं तो टू नहीं लगाते आप वहां पर, जैसे आई मेड हिम डू दैट वर्क, आई मेड हिम डू दैट वर्क, तो यहां आप देखोगे ये कॉजेटिव वर्ब है, अब यहां पर टू डू नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से यूज आता है। लेट हिम गो, आई लेट हिम गो, आई लेट हिम गो, मैंने उसको जाने दिया, तो लेट आपका पॉजिटिव वर्ब, इसलिए यहां टू गो नहीं होता, मेक पॉजिटिव, इसलिए यहां टू नहीं होता। तो ये जो है मेक, लेट, बिड, हेल्प और हैव, इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। एक गेट ऐसा होता है जिसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब है लेकिन फिर भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये आप याद कर लेना। और इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर, जैसे ये एक्टिव लिखा, एक्टिव में गेट, ऐसे समझो आप, गेट समबॉडी टू डू समथिंग, मतलब किसी आदमी को तलाश लो कि ये आदमी इस काम को करे, ठीक है। यहां ये काम कौन कर रहा है, यही आदमी। अब देखो दूसरा, गेट समथिंग डन, गेट समथिंग डन, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि ये काम, ये कौन सा काम किया जा रहा है, यही काम, ये उल्टा हो रहा है, ये वर्ब का एक्शन किसके ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर, और यहां वर्ब का एक्शन इसके ऊपर जा रहा था। तो वही चीज एकदम देखो, आप एक बार यहां से भी समझ लो, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको बता दूं अच्छे से। यू मस्ट गेट समवन टू पोस्ट दिस लेटर, इसका पैसिव कैसे बनेगा, यू मस्ट गेट, और इसको मैंने उठाकर यहां डाल दिया, यू मस्ट गेट दिस लेटर, और अब इसका थर्ड फॉर्म लगा दिया पोस्टेड, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, समवन रहेगा, ध्यान देना है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ज्यादातर चलेगा, और अगर यहां कोई निर्जीव चीज है, समथिंग है, तो अक्सर थर्ड फॉर्म चलेगा, पैसिव। बाकी और डिटेल में जानने के लिए पॉजिटिव वर्ब का भी लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, तो पॉजिटिव वर्ब में अगर आपको दिक्कत लग रही तो पॉजिटिव वर्ब के 1-2 लेक्चर हैं, आप उसको वीडियो देख लो ध्यान से, चैनल पे मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छे से मैंने समझाया वहां पर। अगला चलते हैं, ये क्या है, द बिग शिप सैंक, ठीक है, जहाज डूब गई, एंड एवरीवन अब्रॉड ड्राउन्ड, अच्छा जितने आदमी थे वो सब डूब गए। पहली बात तो जहाज के डूबने के लिए सिंक शब्द एकदम सही डाला है, शिप के लिए ये इस पे भी सवाल आता है, देखो जब जहाज डूबती है तो आप सिंक से डालते हैं, ठीक, और बोट पलट जाती है जो, इसके लिए कैप्साइज आता है, नाव उलट जाती है अक्सर, कैप्साइज, और जो पर्सन होते हैं इनमें सवार वे डूब जाते हैं, तो अरे, तो उसके लिए शब्द आता है ड्राउन, डूब जाना।
तो ये तो सही यूज किया है, जहाज डूब गई और जितने लोग सवार थे सब मर गए। लेकिन ध्यान से देखो, ये इसने एब्रॉड लिखा है। एब्रॉड तो मतलब होता विदेश, एब्रॉड मतलब होता विदेश। एक शब्द होता है अबोर्ड। क्या होता है? जो बोर्ड करते हैं आप, ट्रेन बोर्ड करते हैं, BOARD होता है बोर्ड करना। और जितने लोग सवार होते हैं उनको बोलते हैं अबोर्ड। अबोर्ड मतलब किसी ट्रेन, किसी जहाज पर सवार लोग। और ये जो एब्रॉड लिखा है ना, ये तो फॉरेन को बोलते हैं एब्रॉड। तो ये गलत स्पेलिंग डाल दिया था। जहाज डूब गई एंड एवरीवन अबोर्ड, हर कोई जो सवार था। आ एडजेक्टिव का ये भी खास बात होता है कि नाउन के बाद लिखा जाता है। जैसे ये नाउन है एवरीवन अबोर्ड, ठीक है, तो वो उसके बाद मिलेगा आपको, ठीक है। एवरीवन अबोर्ड, हर कोई जो सवार था वो डूब गया, तो अबोर्ड होना चाहिए। जैसे आई सा अ बेबी asleep। asleep मतलब ये एडजेक्टिव बनाया गया है, मैंने एक सोते हुए बच्चे को देखा। ये जितने आ एडजेक्टिव होते हैं ना, आ एडजेक्टिव, asleep, aboard, awake, तो ये नाउन के बाद लिखे जाते हैं। इट्स रेनिंग हैविली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट। ये भाव फिर से पढ़ो, देखो, बारिश हो रही है इसलिए आपको छाता ले लेना चाहिए, लेकिन आप भीग जाओगे। अरे भाई, जब छाता ले लेगा तब क्यों भीगेगा? छाता ले लेना चाहिए, अन्यथा, यहां क्या पढ़ना चाहिए था? अन्यथा आप भीग जाओगे। बोलते ना, छाता ले लेना चाहिए आपको, अन्यथा आप भीग जाओगे। तो यहां बट नहीं डालना चाहिए था। छाता ले लो लेकिन भीग जाओगे, छाता ले लो नहीं तो भीग जाओगे। यहां पड़ेगा अन्यथा, अदरवाइज। क्या पड़ेगा? कंजंक्शन का गलती है, अदरवाइज पड़ेगा। यू शुड टेक एन अम्ब्रेला अदरवाइज यू विल गेट वेट। आप छाता ले लो अन्यथा आप भीग जाओगे। या अदरवाइज की जगह क्या लिख सकते हो? आर। या क्या लिख सकते हो? एल्स। या क्या लिख सकते हो? आर एल्स, दोनों लिख सकते हो। अन्यथा, इनमें से कोई भी डाल सकते हो आप। अदरवाइज, आर एल्स, आर एल्स दोनों डाल सकते हो। ये अन्यथा का मीनिंग देते हैं सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ। मॉडर्न मैन बिजी है ज्यादा से ज्यादा वेल्थ हासिल करने में, एंड डिजाइनिंग वेज, और वे, और बिजी है, बिजी से यहां जोड़ रहा, एक्वायरिंग एंड डिजाइनिंग। मॉडर्न मैन दो चीजों में बिजी है, ज्यादा से ज्यादा धन हासिल करने में, एंड डिजाइनिंग वेज, और वो बिजी है तमाम तरीके खोजने में, टू इन्वेस्ट इट, ताकि वो इसको, इसको मतलब किसको? इन पैसों को इन्वेस्ट कर सके सेंस प्लीजर्स में, भौतिक सुख में। लेकिन भौतिक सुख के लिए सेंस प्लीजर नहीं आता, ये गलत लिखा है, ये आता सेंसुअल। क्या आता है? सेंसुअल प्लीजर। सेंस नहीं, सेंस तो आपकी इंद्रियां होती हैं, सेंसुअल बोलते हैं भौतिक सुख। फिजिकल सुख जो आनंद लेते हैं आप, वो सेंसुअल होता है। शारीरिक तौर पर जो आनंद लिया जाता है उसको सेंसुअल प्लीजर बोलते हैं, ठीक है। यहां पर एक और बात ध्यान दें आप, ये नोट कर लेना आप कि बिजी के बाद वर्ब का जीरंड फॉर्म आता है। बिजी के बाद वर्ब का
जीरंड फॉर्म आता है, ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी किसी भी समय इसको पूछ सकती है। अब आप बिजी होंगे, थोड़ा सा विचार करो, अगर आप बिजी होंगे तो काम में डिले हो जाएगा, तो क्या होगा, डिले होगा। डिले होगा तो काम आप क्या करेंगे, पोस्टपोन। अरे एक सेकंड यार, थोड़ा सा इसको मिटा दें। अब आप देखो, को रिलेट करो, अगर काम डिले है तो इसका मतलब काम पोस्टपोन कर देंगे आप, और पोस्टपोन करने का दूसरा मीनिंग क्या होता है, पुट ऑफ कर देंगे। ठीक है, या पुट ऑफ का अगला एक और मीनिंग आता है डिफर करना। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, बिजी, डिले। अब इसे को रिलेट करो, अगर कोई आदमी बिजी है तो वो आदमी काम में डिले करेगा, भाई काम नहीं कर पाएगा टाइम पर, बिजी है तो डिले होगा काम में। अब डिले होगा तो हो सकता है वो काम को पोस्टपोन कर दे, पोस्टपोन करने के जितने हैं तीनों मैंने लिख दिया। तो ये सारे वर्ब के आईएनजी फॉर्म लेते हैं, ध्यान देना, ये सारे बिजी, डिले, पोस्टपोन, पुट ऑफ और डिफर, ये सारे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट मैं को रिलेट करके बता रहा हूं, आपको एकदम बैठ जाएगा। ठीक बात है, कोई आदमी बिजी, इस तरह से आप कर लेना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये पॉइंट अच्छा था, बाकी वो सेंसुअल प्लीजर होगा वहां पर। अब एक पार्ट खत्म है, सीजीएल 2019 का हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब ये सीपीओ 2019 पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखोगे आप तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, सारा आप एक बार रिवाइज कर लो, आप पूरा देखते चलो, बस वीडियो देख डालो पूरा एक बार बढ़िया से। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो पॉइंट्स हैं उनमें से कई पॉइंट्स तो आपको एकदम से देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलो, तो समझ में आ रहा होगा, बढ़िया चल रहा होगा, बढ़ते हैं आगे। हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, ये तो सही लिखा है यार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पास हो गया, सही है। वन ऑफ द मेजर सिटी, ओह ये देखो वन ऑफ वाला फिर गलती रिपीट होना शुरू हो गया, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, तो वन ऑफ द मेजर सिटीज। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा गलतियां बहुत कॉमन मतलब रिपीट करती है एसएससी। आगे बढ़ते हैं। द डिटेक्टिव कंपेयर्ड द फॉर्ज्ड सिग्नेचर टू द ओरिजिनल। डिटेक्टिव ने कंपेयर किया, जो फॉर्ज्ड सिग्नेचर था, मतलब जो फर्जी सिग्नेचर था, उसका कंपेयर किया ओरिजिनल से। अब अगर आप यहां देखोगे तो मैंने इस पर थोड़ा जब बारीकी से देखा तो कंपेयर जो है वो टू और विथ दोनों लेता है। अब आप इसको नोट कर लेना कि क्या होता है कि कंपेयर पहले विथ नोट करना फिर टू नोट करना। अब क्या है, जानकारी के लिए आप जानते रहो, कंपेयर विथ और टू दोनों लेता है, लेकिन जो एसएससी ने यहां पर आंसर की लिया है उसके हिसाब से, क्योंकि सीपीओ का आंसर की आपके पास भी होगा, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख के ही वो कर रहे हैं, कि वैसे तो गलती नहीं देना चाहिए था, गलती नहीं देना चाहिए था। वैसे टू अपने आप में कोई गलत नहीं था, लेकिन आप इसको एसएससी के हिसाब से अगर चलेंगे तो आप मान कर चलो कि एसएससी विथ को ज्यादा वरीयता दे रही है कंपेयर के साथ, और उसने कंपेयर टू को यहां हटाकर विथ कर लिया। अब देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अब ये गलत नहीं है कंपेयर टू, तो अब ये कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कहीं कहीं कि अब अगली बार क्या करेगा एसएससी। तो अगर अब की ये ध्यान है आपको तो आप इसी पॉइंट पर बने रहो थोड़े पल के लिए, जब एग्जाम में आपके सामने एग्जैक्ट इसी तरह का सवाल मिले तो आपको स्ट्राइक करे कि हाँ एसएससी इस केस में विथ को ज्यादा प्रीफर करती है। अगर कोई और गलती ना मिले सवाल में, अगर कोई और गलती इसमें क्वेश्चन में ना मिले तो आप टू को विथ कर सकते हो। अगर हो सकता है कोई बड़ी गलती मिल जाए आपको, जैसे सपोज ये सवाल, अगर ये क्वेश्चन द डिटेक्टिव कंपेयर लिखा होता, सपोज थोड़ी देर के लिए द डिटेक्टिव कंपेयर, तो ये तो सब्जेक्ट और वर्ब गलत हो गया, तो हमको टू देखना ही नहीं है,
उस केस में तो हम अपनी गलती कहाँ लगा देंगे, यहां लगा देंगे। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो फिर हमको ध्यान देना है कि कंपेयर विथ और टू दोनों लेता है। गलत पॉइंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पॉइंट्स सही पढ़ो, जो बारीकी है उसको जान लो कि हाँ होता दोनों है लेकिन हमको ज्यादा विथ से जाना है। ठीक है, यही है इसका सॉल्यूशन। ऐसे आपका टेस्ट वाला आया था, अब उसने ले लिया है आंसर, क्या किया जाए। वैसे टेस्ट इन सही था वहां पर। द मानसून हैव, ये तो सीधा सीधा सिंगुलर है, मानसून हैज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ सी लेफ्ट नाउ, देखो सी वुड रीच, देखो ये आ गया कौन सा कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल। तभी मैं कह रहा हूं आप एक बार कंडीशनल रिवाइज कर लो पूरा। वहां जीरो आया था, यहां फर्स्ट कंडीशनल आया। फर्स्ट कंडीशनल में क्या रहता, इफ, और यहां पर एक कोई कंडीशन दिया होगा, ज्यादातर केसेज में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलता है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ये फ्यूचर या मॉडल विल, कैन, में, इन सब से जाएगा। ठीक है, यहां हो सकता है विल मिल जाए, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या हो सकता कैन मिल जाए, या हो सकता क्या मिल जाए, मे मिल जाए, यही मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल है। तो यहां देखोगे इसमें, यार इसमें जो है गलती इसने क्या किया है यार, कई गलती दे दिया। अब देखो इसमें कई गलती है, फिर आप समझते हैं, देखो समझो। अब इफ सी लेफ्ट नाउ, अभी एक सेकंड के लिए इसमें और रुकते हैं एक बार कि क्या हो सकता है बेस्ट पॉसिबल। इफ सी लेफ्ट, अब देखो इसमें क्या समस्या आ रही है कि अब अगर आप यहां पर करोगे, ये तो पास्ट में लिखा, इफ सी लेफ्ट नाउ शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो ये बारीकी से समझना पड़ेगा। इसमें क्या है कि ये आपका हाइपोथेटिकल, ये हाइपोथेटिकल काल्पनिकता की तरफ जा रहा है। देखो जो मैंने डिस्कस किया वो बात तो वो तो आपको जानना ही है, कंडीशनल। अब ये देखो लिखा नाउ, भले लिखा है, नाउ भले से लिखा है, लेकिन ये काल्पनिक वाक्य है। इफ सी लेफ्ट नाउ, काश अगर वो अभी निकल जाती, काश वो अगर अभी घर से निकलती तो वो स्टेशन टाइम पर पहुंच जाती। देखो यहां क्या भाव है, काश अगर वो अभी निकल जाती, काश वो अगर अभी निकल जाती तो स्टेशन समय पर पहुंच जाती। तो समस्या क्या है, अगर आप इसको प्रेजेंट करोगे, सपोज अगर आप इसको प्रेजेंट कर रहे हो तो ये वुड गलत हो जाएगा, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, विल। इसलिए ये आप चेंज कर नहीं सकते, ये आप समझ लो कि आप तो दो गलती आ जाएगी, तो वो करना नहीं है। इसलिए आप फिर से दिमाग लगाओ कि ये काल्पनिकता की तरफ लेके जा रहा, भले से समय नाउ लिखा है लेकिन ये वाक्य काल्पनिक है। जैसे काश वो अभी निकलती, अगर घर से निकलती तो स्टेशन पहुंच जाती। ठीक है, काल्पनिक वाक्य है और इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखना एकदम सही है। और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो ये वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी एकदम सही है। इसका मतलब इसमें लगाएंगे नो एरर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, काश
वो अभी निकल जाती तो पहुंच जाती। ठीक है, एकदम सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। हाउ मेनी मनी, अब मनी देखो, अनकाउंटेबल वाले में मनी भी एक है कि आपको, क्योंकि अब एक समय में सब याद रहना है, उसी समय स्ट्राइक करना मुश्किल होता है। अब जैसे मनी देख के तुरंत दिमाग में आना चाहिए ये अनकाउंटेबल है, और क्या लगेगा, मच लगेगा। ठीक है, तो आप इसमें मच कर देंगे। दे इन्फॉर्म्ड द टीचर दैट ऑल ऑफ दे फैमिली मेंबर्स, बहुत ब्लंडर किया है, बहुत भयंकर गलती है। ऑल ऑफ दे फैमिली मेंबर्स, कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऐसे कर दें, ऑल ऑफ दियर फैमिली मेंबर्स। ये अब भी गलत है, ये अगर आप ऐसे करेंगे अब भी गलत है, क्योंकि फैमिली मेंबर गलत होता है एसएससी के हिसाब से। हम लोगों को एसएससी के हिसाब से चलना है। फैमिली मेंबर आप नहीं लिख सकते, क्या लिखना होता, मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो सही कैसे होगा, दैट ऑल ऑफ दियर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ऑल ऑफ देयर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो ये बनेगा इस तरह का स्ट्रक्चर, ये आपका एक्चुअल होगा, ऑल ऑफ देयर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। या क्योंकि ये दे लगा था इसलिए मैंने देयर कर दिया, नहीं तो आप ये भी कर सकते थे, ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, या ऑल ऑफ द देयर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। Whom did you give the packet to? ठीक है, आपने ये पैकेट किसको दिया? तो पहले आप ये समझो, ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? आप उत्तर दो इसका जरा। आप देखोगे इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। एक बार इसका जब इंट्रोगेटिव वाक्य हो इसका उत्तर दे दो आप। आपने पैकेट किसको दिया? Whom did you give the packet to? आप इसका एक बार उत्तर बनाओ मन में, जैसे आप बनाओगे मैंने राम को दिया। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? आई गेव द पैकेट, आई गेव द पैकेट टू राम। किसको दिया? सवाल क्या है, किसको दिया? राम को दिया। आप यहां देखो ये राम क्या है, ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में प्रीपोजिशन के बाद लग रहा ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहां पर आपको हु और हुम में से डालना हो तो आप क्या डालेंगे? तो आप बोलेंगे कि हुम पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद पड़ रहा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और इस हुम को उठाकर आगे डाल दिया गया है, इंट्रोगेटिव बना दिया गया। हुम डिड यू गिव द पैकेट टू, ये टू प्रीपोजिशन रहेगा, क्योंकि ये टू प्रीपोजिशन वाक्य में लिखते समय आएगा, आप इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो यहां होम एकदम सही है और टू भी एकदम सही है और कोई गलती नहीं है इसमें, नो एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनी बाट टू न्यू ड्रेसेज बट ईदर इज सुटेबल। देखो बट लगा है, ध्यान देना। क्या कह रहा है कि विनी ने 2 ड्रेस खरीदा, लेकिन ईदर इज सुटेबल। ईदर मतलब तो दोनों में से कोई भी सुटेबल है, लेकिन आपने लेकिन लगा रखा इतना बड़ा। मैं 2 ड्रेस खरीदा लेकिन, इसका मतलब निगेटिव भाव जाएगा, लेकिन यहां ईदर नहीं रहेगा। नीदर इज सुटेबल, 2 ड्रेस खरीदा लेकिन 2 के दोनों ड्रेस सुटेबल नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई भी सुटेबल नहीं है। तो बट नीदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल, तो यहां ईदर नहीं रहेगा, नीदर रहेगा। द डे बिफोर यस्टरडे ही लेफ्ट फॉर यूरोप बाय द एयर। ये गलती आप देखो, जब
किसी साधन से आप जाते हैं, बाई कार, बाई बस, बाई एयर, बाई एयर मतलब जहाज से, ठीक है, बाई प्लेन, बाई एयर, बाई कार, बाई बस, और पैदल जाने के लिए ऑन फुट डालते हैं, बाई फुट नहीं ऑन फुट। अब इसके बीच में कोई आर्टिकल आप लगा नहीं सकते, गलत होता है। जैसे मान लिखा ना बाई द एयर, बाई द एयर नहीं बाई एयर, बाई बस। एग्जाम में आएगा आई वेंट बाई अ कार, बाई आ कार नहीं होगा, बाई कार। कोई भी आर्टिकल इसके बीच में नहीं लगा सकते आप, ठीक है। आई विश, आई विश से काल्पनिक वाक्य में जाता है, अभी जैसे हम लोग पढ़े, और काल्पनिक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं या पास्ट परफेक्ट में कर देंगे यहां पर, क्योंकि मतलब काल्पनिक वाक्य पास्ट में लिखे जाते हैं, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, किस के हिसाब से। तो यहां क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, इसलिए हम लोग इसको किस में कर देंगे, उठाकर पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अरे आई विश आई हैड वर्कड हार्डर, काश मैं और ज्यादा मेहनत किया होता, किसकी तुलना में, जितना मैंने किया है अभी, काश मैंने और ज्यादा मेहनत किया होता। ये आप कल्पना में जा रहे हो, ये पास्ट में जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कंडीशनल वाक्य और हाइपोथेटिकल को रिलेट करते हुए होते हैं। आप इनको जो है क्लियर कर लो, इनको आप बढ़िया से समझ लो। हाइपोथेटिकल, चलो अब लिखने की क्या जरूरत, हाइपोथेटिकल और कंडीशनल वाक्य। दिस डॉक्यूमेंट हैज साइंड बाई 2 पर्सन। देखो पहली बात ये डॉक्यूमेंट है, आप एक्टिव में लिखे हैं, इस डॉक्यूमेंट ने साइन किया, बाई भी लगा रहे हो, इससे ये भी पता चला कितने लोगों के द्वारा, 2 लोगों के द्वारा काम किया गया है, और इस डॉक्यूमेंट को साइन किया गया है, होगा क्या, हैज बीन साइन। ये एक्टिव पैसिव में गलती दिया था। I ordered his dismissal when he flouted the company rule। मैंने उसका डिसमिसल का ऑर्डर दे दिया, कब दिया, जब उसने कंपनी के रूल का उल्लंघन किया। पास्ट टेंस, मैंने डिसमिसल का ऑर्डर दिया, कब दिया, जब उसने उल्लंघन किया। पास्ट टेंस सही लिखा है, जब उल्लंघन किया तो मैंने डिसमिसल का ऑर्डर दे दिया। कोई एज सच कोई गलती नहीं दिख रही है इसमें, नो एरर होगा। फेट स्माइल्ड, देखो आ ही गया, एबव हिम नहीं, क्या होगा, ऑन हिम होगा। फेट स्माइल्ड ऑन हिम, किस्मत जब किसी के ऊपर मुस्कुराती है तब ऑन लगता है, अभी मैंने चर्चा किया था पहले। नो सूनर में 2 चीजें, पहली बात तो इन्वर्जन लगा है। अब आगे देखो ये होन लगा है, ये गलत है, क्या होना चाहिए, नो सूनर के साथ देन होना चाहिए। तो गलती कहां लगाएंगे, होन वाला कहां लिखा है, होन यहां इस पार्ट में गलती है। आगे बढ़ रहा हूं। ओनली 1 कॉपी ऑफ द बुक, ओनली 1 कॉपी ऑफ द बुक, ये बुक की विशेषता। रनिंग इनटू 1200 पेजेज, जो कितने पेज की है, 1200 पन्नों की है। ऑन गांधी जीज विजिट, और ये बुक किस चीज पर है, बुक ऑन, किताब किस मुद्दे पर लिखी गई है, गांधी जी के विजिट पर। विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, गांधी जी आंध्र प्रदेश विजिट किए थे। विजिट टू सम प्लेस, ये बड़ा अच्छा होता, विजिट टू सम प्लेस। रिमेन नाउ, अब रिमेन को वर्ब सब्जेक्ट से मैच कराओ। ओनली 1 कॉपी, ये सब्जेक्ट है, 1 कॉपी, उस किताब की 1 कॉपी। रिमेन नाउ, रिमेन गलत हो गया, क्या होना चाहिए, रिमेन्स होना चाहिए, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ये है, ठीक है।
और बीच में वो बुक की विशेषता लिखी थी। श्याम स्टडीड इन मॉस्को सिंस 10 ईयर्स। बहुत बड़ा मिस्टेक किया है, सिंस 10 ईयर्स नहीं होगा, क्या होगा, फॉर 10 ईयर्स। और पास्ट इंडेफिनिट में आप फॉर का यूज आराम से कर सकते हैं, तो फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। टाइम पीरियड जो आप बताते हैं, पीरियड 8 साल, 10 साल, 2 साल, 5 साल, वो आप फॉर से बताते हैं। और जो पॉइंट होता है 2010 से, मंडे से, 8 बजे से, ठीक है, ये सब किससे बताते हैं, सिंस से। तो यहां क्योंकि 10 साल का पीरियड था, तो वो किससे बताएंगे आप, फॉर से। The growth of population had been controlled earlier. Mankind would not lived in a polluted world now. ये कंडीशनल वाक्य आपको देखकर समझ में आना चाहिए, ये कंडीशनल वाक्य है। फिर से कंडीशनल आया और अब की बार कंडीशनल थर्ड। देखो इफ लगा है, अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया गया होता, हैड बीन कंट्रोल्ड, पैसिव लिखा है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव लिखा है, हैड बीन कंट्रोल्ड, तो मैन काइंड वुड नॉट लिव्ड नहीं होगा, ये गलत है, वुड नॉट हैव लिव्ड। क्या होना चाहिए था, वुड नॉट हैव लिव्ड। क्योंकि जब हम लोग हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो यहां क्या होता है, वुड हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये थर्ड कंडीशनल होता है। तो वुड हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म पड़ गया, बाकी ये पैसिव लिखा था तो यहां हैड बीन पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूं। आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट, देखो हैविंग ये आ गया, क्या आपके पास ट्रांसपोर्ट है अपना खुद का, तो ये प्रोसेस करना है। हैव का यूज अगर आप ये बोलेंगे, जैसे आई एम हैविंग अ मोबाइल, मेरे पास क्या है, एक मोबाइल है, ये गलत है। क्योंकि ये जो कोई चीज आपके पास है, कोई चीज आप रख रहे हैं, आउन कर रहे हैं आप, तो उसके लिए ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। इसके लिए आप फिर देख लो क्या आएगा, आई हैव अ मोबाइल, या आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं डाल सकते। सेम चीज आर यू हैविंग, आर यू हैविंग नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डू यू हैव, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता ये। डू यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट, क्या आपके पास अपना खुद का साधन है, टू गो होम, घर जाने के लिए, जहां आप काम करते हो वहां से। Across his morning walk on a beach, Prime Minister Modi was seen picking up plastic litter. तो मोदी जी को देखा गया प्लास्टिक का कूड़ा कचरा उठाते हुए देखा गया मॉर्निंग वॉक के दौरान। एक क्रॉस से नहीं आएगा, ड्यूरिंग डाल दो, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के दौरान प्रधानमंत्री जी को देखा गया प्लास्टिक का लिटर, बोतल और तमाम अन्य आइटम उठाते हुए। तो यहां ड्यूरिंग आएगा, एक क्रॉस का भाव नहीं है। एक क्रॉस कब आता है, जब आप नदी वदी में, एक क्रॉस कब आता है, जब आप नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ, ये पूरा क्रॉस करते हुए, ये जब पूरा क्रॉस करने का भाव आता है तो आप वहां पर क्या लगा देते हैं, एक क्रॉस। जैसे ब्रिज बन रहा है, एक क्रॉस द रिवर, ब्रिज बन रहा है, ब्रिज के लिए आप क्या डाल सकते हैं, एक क्रॉस द रिवर। या इसके लिए ओवर भी आता है, ओवर द रिवर, मतलब नदी के ऊपर ऊपर, नदी के सतह से ऊपर ऊपर आप बना रहे हैं। तो एक क्रॉस एक छोर से दूसरे छोर पर, जैसे राम ए से बी गया,
इस छोर से इस छोर गया तो एक क्रॉस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस तरह का यूज आता है क्रॉस का। प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन व्हिच समवन पिकिंग अप ट्रैश व्हाइल जॉगिंग। देखो जो मेन वाक्य है, कह रहा प्लॉगिंग एक इंटरनेशनल ट्रेंड होता है, ये मेन वाक्य है, जिसमें कि कोई आदमी ट्रैश उठाता है। समवन, ये जो इन व्हिच लिखा है इसके बाद एक वाक्य लिखा जाना था, समवन, आपने सब्जेक्ट लिखा, समवन पिकिंग अप नहीं, ये क्या होगा, समवन पिक्स अप, जिसमें कोई आदमी ट्रैश को उठाता है, किसके दौरान, जॉगिंग के दौरान या ब्रिस्क वॉकिंग के दौरान। कह रहे हैं प्लॉगिंग एक इंटरनेशनल ट्रेंड है जिसमें कोई भी आदमी ट्रैश को उठाता है जॉगिंग के दौरान या जब वो ब्रिस्क वॉकिंग पर होता है उस दौरान वो पिकअप करता है, ट्रैश को उठाता है। तो यहां पर वाक्य लिखना था, पिक्स अप आएगा। वी वॉच्ड द वर्कमैन टू रिपेयर। अब ये कॉजेटिव सेमी कॉजेटिव वर्ब आया। कॉजेटिव पे मैंने चर्चा किया था अभी कि कॉजेटिव क्या होता है, मेक। देखो इनको आप फिर से जानते रहो। कॉजेटिव वर्ब जो है क्या खास बात होती है, पहले तो जान लो कौन कौन सा लिस्ट है। मेक, हैव, लेट, हेल्प और एक बिड। ये ऐसे वर्ब होते हैं कि इनके बाद आप अगला वर्ब जब लगाते हो तो डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। यहाँ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होता है, उसको आप गलत काट देते हो, वो गलत होता है, ठीक है। इसी तरह सेमी कॉजेटिव चलता है, सेमी कॉजेटिव चलता है, अरे सेमी कॉजेटिव वर्ब चलता है। चलो ठीक है, तो ये सेमी कॉजेटिव वर्ब क्या चलता है, इसमें कौन सा होता है, जैसे किसी को देखना, सी, किसी को कोई काम करते हुए देखना, सी, हियर, वॉच, इतना आप ध्यान रखो। सी, हियर, वॉच ये अक्सर सेमी कॉजेटिव होते हैं। इनके बाद क्या आता है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का जीरंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या जीरंड फॉर्म, टू वाला फॉर्म नहीं आता कभी। पॉजिटिव और सेमी पॉजिटिव में टू वाला फॉर्म नहीं आता। पॉजिटिव में केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें ये दोनों आते हैं। इसका मैंने पूरा अंतर बता रखा है आराम से, तो यहाँ टू रिपेयर नहीं होगा। आप एक बार पॉजिटिव सेमी पॉजिटिव रिवाइज कर लेना। अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू ऑरलीन्स लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे देख के आपको समझ में आना चाहिए कि पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा तो ये होगा कोलैप्स्ड, ठीक है। एक लार्ज कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन होटल कोलैप्स कर गया, क्योंकि यहाँ टाइम पास्ट का पड़ा, कोलैप्स्ड करेंगे, ठीक है। वैसे भी वो गलत था, प्रेजेंट में भी नहीं था, वो गलत था। और एक चीज आप ये ध्यान देना, जो लिखा है लास्ट सैटरडे, इस पर जरा आप गौर कर लो। इसके पहले आपको ऑन नहीं दिख रहा होगा। नॉर्मली क्या बोलते हैं, ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे, ये सही है। लेकिन अगर आप ऑन लास्ट सैटरडे बोलेंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ शब्द जैसे कि लास्ट, नेक्स्ट, एवरी बल्कि आता है, एवरी, दिस, ईच भी आ ही जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। एवरी ज्यादातर ऐसे में यूज में आता है। लास्ट, नेक्स्ट, एवरी और दिस, इतने पर आप ध्यान देना। ज्यादातर तो ये लास्ट आ जाता आपका, कि जब ये कीवर्ड लगे रहेंगे तो कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता इन सब केसेज में, ठीक है। जैसे दिस सैटरडे, कोई प्रीपोजिशन नहीं, ठीक है। और
टुमारो के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते, टुडे के साथ, एस्टरडे के साथ, एस्टरडे, टुमारो, टुडे, इनमें भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। इन अबाउट 2 weeks our holidays will start। इन अबाउट 2 weeks, ये तो सही लग रहा, कोई दिक्कत नहीं लग रहा। इन अबाउट 2 weeks our holidays will start, लगभग 2 हफ्तों में, इन 2 weeks, 2 हफ्तों में हमारा छुट्टियां जो है शुरू हो जाएंगी। इसमें कोई गलती नहीं लग रहा है, नो एरर आएगा इसमें, ठीक है, इसमें नो एरर होगा। आगे बढ़ते हैं। माई मदर स्पीक्स इन सो अ लो वॉइस। अब आप देखोगे ये केस किसका है, सच वाला। अब सच के बाद हमेशा आप कौन क्या डालते हैं, नाउन डालते हैं। ध्यान देना, यहां क्या लिखा है, इस पर आप गौर करो। सच, सो अ लो वॉइस, ये सो अ लो वॉइस नहीं होगा, क्या होगा, सच अ लो वॉइस। इसका ग्रामर पॉइंट ये है कि सच के बाद हमेशा नाउन पड़ता है, ठीक है, सच के बाद हमेशा नाउन पड़ेगा। मतलब यहां भले एडजेक्टिव आया है, वो तो नाउन की विशेषता है, अल्टीमेटली सच के बाद हमेशा नाउन मिलेगा। और ये जो सो होता है, सो के बाद हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब दिखते हैं। सो के बाद हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब दिखते हैं, और सच के बाद हमेशा नाउन दिखता है। और फिर यहां से दैट लगाते हैं, रिजल्ट बताता है, कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, परिणाम बताता है। वह इतनी कम आवाज में बोलती हैं कि उसका क्या परिणाम है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है समझ पाना, वो जो कह रही होती हैं उसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर होगा सच, क्योंकि ये नाउन लिखा है, और इससे भी पता चल जाता है, आप नाउन लिखे हैं, आ से भी पता चल रहा, आर्टिकल आ लगा है तो नाउन के लिए लगा, अ लो वॉइस, सच अ लो वॉइस। यहां क्या होगा, सच अ लो वॉइस। The prices of tomatoes has soared up to 65-70 per kg in many parts of the country। The prices of tomatoes, अरे ये देख रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ध्यान से नजर सही रखोगे तुरंत गलती नजर आ जाएगी। प्राइसेज लिखा हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है। प्राइसेज हैव सोर्ड, प्राइसेज बढ़ गए। हैज विदड्रू, देख रहे हो यहां पर गलती एकदम चमक रहा है, स्ट्रक्चर में गलती है। विदड्रा, विदड्रू, विदड्रॉन, विदड्रा, विदड्रू, विदड्रॉन। ये हैज के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, विदड्रॉन आएगा, ठीक है। ये गलती विदड्रॉन, ये समझ में आ गया होगा आपको, आगे बढ़ रहा हूं। द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ स्पेशल, सेटअप मतलब स्थापना करना, गवर्नमेंट स्थापना कर रही है, गवर्नमेंट के लिए इज भी सही है। एक सर्विलांस सेल बना रही है फॉर एपिडेमिक प्रोन डिजीजेज एट फ्लड रेवेज्ड बिहार। देख रहे हो बिहार के लिए इसने एट डाला है, एट बिहार। बिहार बहुत बड़ा एक एरिया है, एक प्रदेश है, इसके लिए एट लगाना नहीं सही है। एट किसी पॉइंट को इंगित करने के लिए लगाया जाता है, जो क्षेत्रफल में बहुत छोटा होता है, या जो किसी पॉइंट के लिए, कभी कभी एरिया होता है लेकिन उसको आप पॉइंट की तरह यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली बिहार के लिए आप एट नहीं लगाएंगे, बिहार के लिए क्या पड़ेगा, इन पड़ेगा। और जब कभी पॉइंट की चर्चा करते हैं, जैसे जैसे सपोज आप किसी बिल्डिंग की बात करते हैं, जब आप उस बिल्डिंग के अंदर होते हैं,
जब आप उस बिल्डिंग के अंदर की बात करते हैं तब आप इन लगाएंगे, तब वो घिरा हुआ जगह बताएगा। और जब बिल्डिंग को महज एक पॉइंट के तौर पर यूज करेंगे तब आप उसके लिए एट लगाएंगे। जैसे राम इज एट द हॉस्पिटल, तो राम हॉस्पिटल के बाहर है, मतलब जैसे बोले कहां मिलो, मुझे कहां मिलो, एट हॉस्पिटल। जैसे हमने कहा मुझसे मिलो, कहां मिलो, एट द हॉस्पिटल। इस केस में दा भी लगेगा हॉस्पिटल के पहले, क्योंकि प्राइमरी पर्पज नहीं है, प्राइमरी पर्पज के लिए आप नहीं लगाते नॉर्मली। तो एट द हॉस्पिटल लगाओगे आप। मैंने कहा मुझसे मिलो, कहां मिलो, अस्पताल के बाहर, तो इस अस्पताल को मैं एक पॉइंट की तरह यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां एट लगा दूंगा। अगर मैं अस्पताल में भर्ती हूं तब मैं बोलूंगा इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो वो अलग अलग चीज है। अब यहां पर क्योंकि ये बिहार बड़ा एरिया है, पूरा अच्छा खासा प्रदेश है, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इन, इसके लिए इन यूज होगा। विथ फ्लड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज ग्रेन स्टॉक। ये हिज ग्रेन स्टॉक देख रहे हो, गवर्नमेंट के लिए हिज डाल दिया है इसने। जब आप पढ़ते चलोगे तो आपको गलती दिख जाएगी, गवर्नमेंट के लिए क्या आएगा, इट्स आ जाएगा, पॉजेसिव इट्स, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, इट्स, ये मत लिख देना आप गलती से, क्योंकि इस पे भी आता है, इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज। तो ये नहीं लिखना आपको, यहां क्या डालना, पॉजेसिव। पॉजेसिव क्या बनेगा, इट्स। आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल्स वर बैक एट द वैली। तो ये पूरी वैली की बात कर रहा है। वैली मतलब ये पूरा, ये भी अच्छा खासा एरिया होता है। वैली मतलब अच्छा खासा पूरा एरिया होता है, जगह की बात कर रहा है। तो अक्सर आप देखते होंगे इन द कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर की वादियों में। तो इसके लिए क्या पड़ेगा, इन पड़ेगा, क्योंकि ये इन द वैली मतलब ये पूरा एक जोग्राफिक एरिया निरूपित कर रहा, बहुत बड़ा एरिया। ठीक है, तो इन आएगा उसके लिए। अब सपोज कश्मीर वैली ले लो, कश्मीर वैली, तो ये जो कश्मीर वैली है ये बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, इसके लिए आप एट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। एक बात दिमाग में रहे कि एट का यूज पॉइंट के लिए किया जाता है। एट का यूज कोई चीज एक बिंदु की तरह इस्तेमाल की जाए तब एट होता, और कोई चीज बड़े एरिया के तौर पर इस्तेमाल की जाती है तो आप क्या डालते हैं, इन डालते हैं। ये कश्मीर वैली, ये पूरे वैली की बात कर रहा, बहुत बड़े भौगोलिक एरिया की बात कर रहा, इसलिए यहां पर इन होगा। क्योंकि देखो लिखा है ना स्पष्ट तौर पर, 2 महीने के बाद फोन सिग्नल चलने लगा उस एरिया में, तो बहुत बड़ा एरिया होगा, वहां फोन सिग्नल पहले नहीं आता रहा होगा, अब उस एरिया में फोन सिग्नल आ गया, इन होगा। द लेटर वाज पोस्टिंग स्टरडे, अरे यार ये तो बहुत कॉमन वो है, द लेटर वाज पोस्टेड, पैसिव में लिखा है, वाज के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। सौरव गांगुली, देख रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हैज हो जाएगा, सौरव गांगुली हैज। नीड यू टू बाई सो मेनी बुक्स, ये इंट्रोगेटिव वाक्य लिखा है जिसमें ये नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। ये नीड किस तरह यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है तो यहां पर टू गलत है। नीड यू बाई सो मेनी बुक्स, क्या आपको इतनी बुक खरीदने की जरूरत थी, तो आपको टेंस में नीड और डेयर पे खास तौर पर देखना पड़ेगा। इसके लिए नीड और डेयर अक्सर जब पॉजिटिव सेंटेंस लिखे जाते हैं तो ये मेन वर्ब
मतलब किसकी तरह आते हैं, मॉडल वर्ब की तरह आते हैं, मॉडल वर्ब की तरह आते हैं यूज में। और अगर ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में लिखे जाते हैं तो ये अक्सर हेल्पिंग वर्ब की तरह, जैसे यहां दिख रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो बस मैं ये कहूंगा, अगर आपको चेक करना है हेल्पिंग वर्ब में कैसे हो सकता है, तो हेल्पिंग वर्ब में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ले लो, जैसे कैन उठा लो, कैन डालकर चेक कर लो, विल डालकर चेक कर लो, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनको उठाकर यहां चेक करो, जैसे ये आपको लगा इंट्रोगेटिव, तो आप इतना जान लो कि नीड और डेयर पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा मॉडल वर्ब या मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं, ठीक है। और इनके बाद हमेशा टू वाला स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है, जैसे आई नीड टू बाई दिस बुक, ठीक है। अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होने लगते हैं। अब जैसे यहां पर आप रखो कैन, ये हेल्पिंग वर्ब है तो हम कैन भी रख सकते हैं। आप ऐसे देखो, ये इंट्रोगेटिव वाक्य बनाया आपने, नीड से शुरू किया है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। कैन रखो, कैन यू टू बाई होगा कि कैन यू बाई होगा, तो आप समझ जाएंगे कि कैन यू बाई होगा। देखो शॉर्टकट क्या है, अगर ये आपको इंट्रोगेटिव लगा तो आप जानते हैं इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका मतलब ये रहा हेल्पिंग वर्ब। अब समस्या क्या है, इस हेल्पिंग वर्ब को हटाकर आप इसको कैन लगाकर पढ़ो तो गलती समझ में आ जाएगी। कैन यू बाई बुक, कैन यू बाई बुक्स, ये वाक्य सही है। क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, कैन यू टू बाई बुक्स, तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो कैन यू के बाद क्या पढ़ता है, टू तो पढ़ता नहीं। इसलिए जब नीड भी एक हेल्पिंग वर्ब हो गया तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे, टू की गुंजाइश नहीं होती। इफ ही वॉन्ट्स टू रिकवर, अगर वो रिकवर होना चाहता है, ये फर्स्ट कंडीशनल लिखा है, कौन सा कंडीशनल लिखा है, फर्स्ट कंडीशनल। इफ ही वॉन्ट्स टू रिकवर, यहां फ्यूचर या कोई मॉडल देखने को मिल सकता है, जैसे यहां मॉडल यूज किया, मस्ट, विल भी यूज कर सकते हैं, मॉडल यूज किया। अगर वो रिकवर होना चाहता है, ही मस्ट abstain, फॉर नहीं, abstain क्या लेता है, फ्रॉम, abstain फ्रॉम समथिंग। अब आप पढ़ लो किसी चीज से दूर रहना, abstain, refrain, restrain, restrain, refrain, abstain, और आगे पढ़ लो आप इसी तरह के वर्ड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, और क्या आ सकता है आपका, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, रिफ्रेन, रिफ्रेन, abstain, ये सब क्या लेता है, ये सब फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, ये सब फ्रॉम प्रीपोजिशन लेते हैं। हाँ, किसी को कोई काम करने से रोकना, स्टॉप भी ऐसे लगता है, स्टॉप समबॉडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, किसी को कोई काम करने से रोकना, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, रिफ्रेन, रिस्ट्रेन, abstain, ठीक है, दूर रहना, रोकना। वी विल, देखे कितना कवर हुआ अभी, मुझे लग रहा है क्योंकि काफी टाइम हो गया है अब यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ी देर बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर मैं इसको जो है कंप्लीट करता हूँ।